गुड मॉर्निंग छात्रों, मैं दीपक सिंह, व्यवसायिक शिक्षक, महावीर इंटर कॉलेज मलिकपुरा। और पेपर 1 तो हम लोग का ख़त्म हो चुका है। तरंग और ध्वनि, जैसा आप देख रहे हैं, तरंग और ध्वनि, जिसके अंदर हम लोगों ने 8 चैप्टर पढ़े और उनके एक्सरसाइज को भी कुछ वीडियोस में हल किया। तो करीब 8 4 12 वीडियो बने एक पेपर के। तो ये एक शार्ट में हुआ। अब हम सेकंड पेपर पे आते हैं, जिसमें विद्युत और चुंबक इसका नाम है। और इसके अंदर भी लगभग 8 पेपर हैं, 8 चैप्टर, सॉरी पेपर में बार बार कह देता हूँ, चैप्टर 8 हैं। और 8 चैप्टर्स को हम लोग वही 12 वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश किया जाएगा। और एक वीडियो ही काफ़ी है, जिससे कि आप थोड़ा सा धीरे धीरे समझें। समय बहुत है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक लगभग सब फिनिश हो जाएगा। तो आते हैं हम लोग, देखते हैं क्या है हमारे इस पाठ्यक्रम को। आप जानते ही हैं, खेल का मैदान, दौड़ का मैदान। तो आपका दौड़ का मैदान कहाँ है इसमें? तो देखिए, विद्युत में आपको क्या पढ़ना है। तो विद्युत आपका विद्युत क्षेत्र, विद्युत एवं चुंबक का सिद्धांत, ये आपका पेपर का नाम हुआ। और इसमें पहला जैसे विद्युत है, तो विद्युत अलग चीज़ है, चुंबक का है अलग है। तो विद्युत चुंबक को, तो पहले विद्युत खंड का को ले लिया है, विद्युत क्षेत्र और विभव। तो इसमें विद्युत क्षेत्र में, इसमें हम 2 वीडियो बनाएंगे, क्योंकि विद्युत क्षेत्र अलग होगा और विभव अलग है। पोटेंशियल, जैसे आप विभवांतर, विभव, वोल्टेज, ये सब कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र और विभव, वोल्टेज, ये सब अंतर देखेंगे हम। तो पहले हम विद्युत क्षेत्र में ही आएंगे। देखिए चैप्टर इसमें क्या पूछता है, विद्युत आवेश क्या है। आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, 6 7 8 में ही पढ़ा होगा। आपने कंघी से, शीशे से, कंघी से बाल को रगड़ के कागज़ को उठाया भी होगा। तो उस पर, कंघी पर, और उस पर ऋणावेश धनावेश आ जाता है। और इनका आवेशक वाहकों की परिकल्पना, इलेक्ट्रॉन का सिद्धांत। इलेक्ट्रॉन, उसमें एक प्रोटॉन होता है, धन और ऋण। धन को हम प्रोटॉन, ऋण को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसका मात्रक क्या है, विद्युत आवेश का, कूलाम। तो ये सब चीज़ें देखेंगे। कूलाम क्या है, मूलावेश क्या है, कूलाम साहब के नियम क्या हैं, विद्युतशीलता और परावैद्युतांक क्या है, ये अक्सर पूछता है। और विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र जब होगा तो उसकी वैद्युत बल रेखाएँ भी होंगी, उसे भी देखेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जब ध्वनि तरंग की तीव्रता आप समझ गए, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी समझिए बाद में। प्रकाश की तीव्रता भी आप समझी गए। विद्युत क्षेत्र के कारण आवेशित कण पर बल, अगर कोई कण रखा है प्लस या माइनस विद्युत क्षेत्र में, तो उस पर बल कितना लगेगा। किसी बिंदु आवेश के कारण अगर कोई रखा है, तो आवेश कोई रखा है, तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। विभवांतर और विभव में मैंने आपको बताया अंतर क्या होगा। और इसी तरह से वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। और यहाँ से आपका विभव प्रवणता शुरू होता है। तो विभव प्रवणता को हम और वैद्युत द्विध्रुव और ये सब चीज़ें सेकंड वीडियो में ले लेंगे। और इसके अंदर एक चैप्टर और है, ये कक्षा 11 की किताब है, जिसके अंदर हम पहले 11 को लेंगे, उसके बाद फिर 12 को। तो इसमें आपने देख ही लिया, 1 2 3 चैप्टर हैं, सॉरी 4 चैप्टर हैं। चुंबक में 2 और विद्युत में 2, तो 4 चैप्टर हैं। तो विद्युत में सरल परपथ है, आप जो विद्युत सेल घर में यूज करते हैं, बैटरी वाला 1.5 वोल्ट का, वो है। और उसके बाद इन सेलों को कैसे, मतलब इनका इसका आंतरिक इंटरनल रेजिस्टेंस भी इसके अंदर होता है, और प्रतिरोध क्या होता है, इसका संयोजन कैसे करते हैं। ये पेपर 3 में भी है आपके, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में भी, लेकिन थोड़ा फिजिक्स में भी इसको लिया गया है। और व्हीटस्टोन सिद्धांत क्या है, इसका उपयोग कहाँ होता है। तो ये सारी चीज़ें, विद्युत वाहक बल क्या है, तो ये धारा नियंत्रक, ये फिजिक्स के भी चैप्टर हैं। और फिजिक्स के छात्र भी थोड़ा इसको देख सकते हैं। जैसा मैं नहीं कहूँगा कि व्यवसायिक शिक्षा के लिए, लेकिन कॉन्सेप्ट मैं इसमें बता रहा हूँ आपको। तो कॉन्सेप्ट को फिजिक्स के छात्रों को भी जानना चाहिए। तो आइए हम लोग देखते हैं विद्युत क्या है। और तरंग ध्वनि तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया है। तरंग आपका अप्रगामी तरंग में ऊर्जा का प्रवाह नहीं होता है, ये हमेशा याद रखिएगा, 1 नंबर का सवाल है। और तरंगों का हाइगेन्स और डॉपलर सिद्धांत मैंने आपको बताया, बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है।
तो आइए देखते हैं विद्युत क्षेत्र क्या है छोटे से ही पार्ट में। आज इंट्रोडक्शन है पार्ट का, तो इसलिए हम थोड़ा सा एक आध वीडियो लंबा भी हो सकता है, कोई बात नहीं। तो वैद्युत आवेश क्या है? तो यूनानी दार्शनिक एक थे थेल साहब, जो लगभग 2600 वर्ष पूर्व देखा कि अंबर नामक पदार्थ, जो अंबर नामक पदार्थ था, ये जीके भी है आपका, को जब फलालेन या बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो हल्की वस्तुएं जैसे कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े, तिनके आदि को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो ये इसके अंदर गुण आ जाता है इस तरह का। तो थेल्स की बात को किसी ने विश्वास नहीं किया और इसकी बात को माना नहीं, क्योंकि देखिए अक्सर जो खोज करता है उसकी बात को माना नहीं जाता है शुरू में, लेकिन बाद में लोग मानते भी हैं। मेरे साथ भी कुछ उदाहरण हैं, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस में आपको मैं बताऊंगा। तो कुछ चीज़ें लेकिन बाद में लोग मान जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, मानते हैं। तो देखिए यहाँ माना गया कि फिर उसके बाद डॉक्टर गिलबर्ट आए, इन्होंने अपनी बात कही। फिर सर थॉमसन ब्राउन आए, जिन्होंने भी अपनी बात कही कि जो आकर्षित करने के कारण जो है गुण उत्पन्न हो जाता है। तो यही इन्होंने, सर थॉमसन ब्राउन ने इसको इलेक्ट्रिसिटी का नाम दिया। तो और जिन वस्तु में गुण आता है वो इलेक्ट्रीफाइड कहलाती हैं, मतलब वैद्युतमय हो जाती हैं। और जब कोई पदार्थ वैद्युतमय हो जाएगा तो इसका मतलब है कि उस पदार्थ के अंदर आवेश आ गया, आवेश को ग्रहण कर लिया, और उस पदार्थ को हम आवेशित पदार्थ भी कहेंगे। तो इसी तरह से देखा उन्होंने कि दो तरह के आवेश आ रहे हैं। तो जब आबनूस की छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़ा जाए तो छड़ आवेशित होती है। तो कांच की एक छड़ को रेशम से रगड़कर और धागे से लटका दिया गया। कांच की दूसरी छड़ को रेशम से रगड़कर पहली छड़ के पास लाते हैं तो वो दूर हटती है, इसका मतलब समान आवेश होगा। और यही आबनूस की छड़ को जब रगड़ कर लटका दिया जाता है तो आबनूस की छड़ जो है लाया जाता है उसके पास, तो एक तो दूर हटती है, लेकिन आबनूस की छड़ बिल्ली की खाल की छड़ से रगड़कर लटकी हुई कांच की छड़ के पास लाएं तो लटकी हुई छड़ खींच आती है। तो इसका मतलब इसके अंदर कोई धन और प्लस और माइनस आवेश होगा। तो ये प्रैक्टिकल बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये बड़ा अच्छा नाम है, इसको याद रखिएगा आप लोग। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1750 में अमेरिकी वैज्ञानिक थे, और इन्होंने धन आवेश तथा ऋण आवेश चार्ट इनका नाम दिया, और ये भी स्पष्ट किया कि इसी प्रयोग से बिल्ली की कांच की छड़ और आबनूस और रेशम और को लेकर आप इसको देखें। मैं इसको पेज भी आपको भेज दूंगा ग्रुप में, तो आप इसे देखें। तो ये जो है इन्होंने कहा कि इसी प्रयोग के आधार पे कि समान प्रवृत्ति के आवेश वाले एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब प्रतिकर्षित करेंगे, और अगर सजातीय होंगे, एक जात के होंगे, तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। जात का अर्थ यहाँ गलत से मत लीजिएगा, मैं विद्युत की बात कर रहा हूँ। तो किसी विद्युत को आवेशित सिद्ध करने का सही परीक्षण प्रतिकर्षण है, और इस तरह से इन्होंने बहुत सी, यदि दो वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो इस पर विपरीत आवेश है, और अगर प्रतिकर्षण करते हैं तो यही इनका तो इसका मतलब कि इसके अंदर समान आवेश नहीं है। यही इन्होंने सिद्धांत दिया। अब धनात्मक ऋणात्मक आवेशों की परिकल्पना जो है की गई कि पदार्थ धन अथवा ऋण कणों के स्थानांतरण द्वारा आवेशित होते हैं। सही बात है, पदार्थ धन या ऋण कणों के स्थानांतरण, मतलब अगर किसी का पॉजिटिव किसी दूसरे में चला जाए तो वो धनात्मक और ऋणात्मक हो जाता है। तो इस तरह से, और किसी में से अगर उसके कण निकल जाते हैं तो वो विद्युत उदासीन भी हो जाता है, जैसे लकड़ी वगैरह है आपका, तो उसके मतलब उसके बाहरी कक्षा पे इलेक्ट्रॉन नहीं रहते हैं, या ख़त्म एक्टिव इलेक्ट्रॉन, जिसे मुक्त इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, आगे हम पढ़ेंगे भी। तो इस तरह से उनकी परिकल्पना की कि ऋण कण निकल कर दूसरे कण में चला जाता है,
हम उस पदार्थ को धनावेशित कर सकते हैं। तो कुछ ऋण कण सही है, मतलब अगर हम ऋण को कर्जा मान लें अगर अपना, तो अगर हम अपना कर्जा जब निकाल देंगे तो निश्चित बात है कि जो है हम धनावेशित हो जाएंगे। तो आप इस तरह से भी समझ सकते हैं ऋण धन को बैंक के नियमानुसार। इलेक्ट्रॉन का सिद्धांत क्या था, बेसिकली ये देखने वाली बात है कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता अथवा कमी के कारण ऋण अथवा धन आवेश। तो इलेक्ट्रॉन का सिद्धांत यही था कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलके बना है, जिसमें एटम कहते हैं। ये हम लोगों ने परमाणु संरचना में पढ़ा भी, बेसिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स में हम पढ़ेंगे भी इसको। और छोटे छोटे कणों से मिलके बना है जिन्हें परमाणु कहते हैं। इसके भीतर का भाग बहुत भारी होता है जिससे नाभिक कहते हैं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं और न्यूट्रॉन पर शून्य आवेश होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। और नाभिक के चारों ओर ये जो है इलेक्ट्रॉन गति करता है, उसकी कक्षा नियत रहती है। आप परमाणु सिद्धांत, परमाणु संरचना में इसको बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। बोहर साहब थे, टॉमसन साहब ने शुरू किया और बोहर और रदरफोर्ड ने प्रैक्टिकल किया और बोहर साहब ने फाइनल सिद्धांत दिया था। तो इसको मैंने इसी वीडियो में, पुराने वीडियो में आप देख भी सकते हैं, लेकिन फिर यार रिपीट करते हैं हम। फिर ये चूँकि बताया ना मैंने, ये पेपर और थर्ड पेपर लगभग मिला जुला रहता है। तो नाभिक के चारों जो इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉनों पर आवेश जो होता है वो प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है। इस आवेश को हम 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम, इसको क्यू से हम आवेश कहते हैं। और इस तरह से देखिए आप, ये कक्षा बनी होती है और ये बीच में नाभिक, इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में 2, दूसरी में 2n²। ये बोहर के नियम में हम आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स वीडियो में बताएंगे भी। तो दो वस्तुओं के बीच इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण ही धनावेशित और ऋण आवेशित के लिए उत्तरदायित्व है, क्योंकि किसी पे इलेक्ट्रॉन कम होगा या ज़्यादा होगा, या उसको आप देंगे या लेंगे तो उससे वो धन और ऋण क्या आएगा। आवेश संरक्षण या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज किसे कहते हैं, तो ये सीधी सीधी एक लाइन में आप कह सकते हैं। तो ना तो आवेश उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसी को हम आवेश संरक्षण का नियम भी कहते हैं। आवेश का मात्रक कूलाम आप जानते ही हैं, और कूलाम को वैद्युत धारा में अगर आप इस तरह से देखें तो वैद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय, मतलब 1 सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित हो उसे हम वैद्युत धारा भी कह सकते हैं। तो ये बड़ा सीधे सीधे तरह से आप कह सकते हैं, किसी चालक में वैद्युत आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। या अपनी भाषा में भी आप कह सकते हैं कि 1 सेकंड में जितना वैद्युत आवेश प्रवाहित हो उसे हम विद्युत धारा कहते हैं। समय चूँकि दर को बताता है, तो किसी भी चीज़ को आप दर, जैसे पावर का ही है तो P=W वर्क अपॉन T, तो कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। तो उसी तरह से वैद्युत आवेश के प्रवाह की दर को हम वैद्युत धारा कहते हैं। और आगे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की विपरीत दिशा को भी धारा कहते हैं, और प्रोटॉन के प्रवाह की दिशा को, क्योंकि उसका उल्टा बहेगा वो, तो उसकी धारा को भी हम कहते हैं। अब धारा का मात्रक आपको देखेंगे तो एम्पियर होता है, और माइक्रो कूलाम, कूलाम का छोटा रूप लेंगे तो माइक्रो कूलाम भी होता है, जो 10⁻⁻6 होता है। तो आवेश की विमा AT, A मतलब एम्पियर, T मतलब टाइम। तो आवेश की विमा कभी कभी एक नंबर से पूछ सकता है, एक इलेक्ट्रॉन पर, तो ये आप दे सकते हैं पेज में, आप इसको देखेंगे भी। और इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इतना कूलाम का आवेश होता है, तो जान ही गए आप। मूल आवेश क्या है, तो बड़े आराम से दिया गया है। आवेश, विद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। आवेश का यह गुण परमाणुकता अथवा क्वांटीकरण कहलाता है। परमाणुकता या क्वांटीकरण कहलाएगा। आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता, तो इसी गुण के कारण इसको हम कहते हैं।
और इलेक्ट्रॉन को आप दर्शाते हैं -e से, प्रोटॉन को +e से, क्योंकि इस पर पॉजिटिव है। और अल्फ़ा कण चूँकि पॉजिटिव कण होता है, रदरफोर्ड साहब ने इसका प्रयोग भी किया था, +2e, मतलब इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन का आवेश चार्ज होता है। और एक छोटा सा मैंने बताया आपको वोल्टेज और आई में कूलाम का नियम V = IR होता है। तो अब आते हैं कूलाम का नियम, देखते हैं क्या है, विद्युतशीलता और परावैद्युतांक। तो कूलाम का नियम बहुत आसान है कि अगर दो आवेश एक दूसरे दूरी पर रखे हुए हों और इनके बीच की दूरी r है और इनके बीच जो आकर्षण या प्रतिकर्षण का जो भी, ये पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो, आकर्षण प्रतिकर्षण का जो बल लगेगा, तो या ऐसे भी कह लें आप कि इन्हीं दो स्थिर बिंदुओं के बीच लगने वाला आकर्षण प्रतिकर्षण बल दोनों के आवेशों के गुणन के, देखिए यहाँ F लिखा हुआ है, दोनों के गुणन के अनुकमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अर्थात F को आप इस तरह से लिखेंगे, फाइनल सूत्र F = 9 × 10⁹ Q1 Q2 बटा r², और बल का मात्रक न्यूटन। तो इस तरह से आप कूलाम के नियम को समझा सकते हैं चित्र 2 ठो लगा के। तो उसी के बाद इसमें आता है एक, चूँकि 9 × 10⁹ आया कहाँ से, तो ये आया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इसी एप्सिलॉन 0 को हम निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं और इसका मान 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। और इसका मात्रक कहीं कहीं हम फैराड मीटर भी लिख लेते हैं, कहते हैं। तो इस तरह से हम अगर देखें तो ये लगभग हमारा ये इसमें परावैद्युतांक या विशिष्ट परावैद्युतांक भी आप इसे कह सकते हैं। तो एप्सिलॉन का बीमीय सूत्र भी आपसे कभी कभी पूछ सकता है। तो बीमीय सूत्र आप देखें, मास m-1 L लंबाई -3 चूँकि बटा में है और T⁴ इस तरह से कूलाम की परिभाषा भी आप दे सकते हैं कि कूलाम वह आवेश है जो निर्वात वायु में अपने 1 मीटर दूरी रखे जाने के बराबर के आवेश को 9 × 10⁹ न्यूटन बल से आकर्षित या प्रकर्षित करता है। तो ये कूलाम की परिभाषा इस तरह से भी आप दे सकते हैं। और आगे हम देखें, अगर क्योंकि मैंने पहले ही कहा था ये चैप्टर थोड़ा लंबा हो सकता है, तो कूलाम के नियम का महत्व बहुत है कि इसकी अधिक दूरियों, कई किलोमीटर तक इसका काम होता है, इससे मेजर किया जा सकता है। छोटी छोटी दूरियों के लिए भी बहुत सही है और इससे हमारे दैनिक जीवन में अनुभव करने वाले अधिकांश बल जो गुरुत्वाकर्षण को छोड़ के, तो इसी से हम जानते हैं। और नाभिक के अंदर का नाभिकीय बल दिया, तो इसका महत्व तो है ही है। और वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से अगर तुलना करें तो वैद्युत बल में आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों होता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण में सीधे आकर्षण होता है। और वैद्युत बल जो है गुरुत्वाकर्षण बल का तो एक सीमा है 9.8 मीटर/सेकंड जो आपका से नीचे गिरता है, तो और वैद्युत बल ज़्यादा हो सकता है, मतलब 10⁻43 मतलब इतना बड़ा हो सकता है। परावैद्युतांक उसे कहते हैं डाइलेक्ट्रिक, जिसके अंदर कोई विद्युत का प्रवाह नहीं होता, मतलब ये कुचालक पदार्थ होते हैं। तो इसके अंदर जैसे रबर, कांच, लकड़ी, ये सब चीज़ें, तो आप इसे इस तरह से कह सकते हैं। तो परावैद्युत भी आप समझ गए और वीडियो लंबा हो गया दोस्तों। और अगला हम वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं लेंगे और ग्रुप में मैं इसके फोटोग्राफ्स भी आपको दे रहा हूँ। ये वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत बल रेखाएं हम लोग अगले वीडियो में लेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। मेनी थैंक्स।